हेलो दोस्तों। आज मेरा वीडियो केमिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है। आप लोग इसे अधिक से अधिक देखें और शेयर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे जैसे केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री कीमिया शब्द से बना है। कीमिया यानी काली मिट्टी जिसको कहते हैं। और ये केमिस्ट्री जो है विज्ञान का विज्ञान माना जाता है। जैसा कि इसके फादर ऑफ केमिस्ट्री के रूप में अगर हम देखें तो लेवोजियर को माना जाता है, एंटोनी लेवोजियर। हम स्टार्ट करेंगे मैटर से। मैटर या इसको हम सब्सटेंस भी कह सकते हैं। सब्सटेंस जो या इसको हम पदार्थ बोलते हैं। हिंदी में अगर देखें तो हम इसको बोलते हैं पदार्थ। पदार्थ जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, तो इसी को शायद हम मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और ये देखें हम अगर तो इसके दो स्टेट होते हैं। यहाँ से देखें तो ये है फिजिकल, इसको हम बोलते हैं फिजिकल टाइप। और यहाँ है, ये है केमिकल टाइप। और इसके अगर हम फिजिकल टाइप की बात करें तो फिजिकल टाइप में ही आते हैं हमारे जो है सॉलिड, और ये है लिक्विड, इसके बाद है गैस। और फिजिकल से मतलब है कि मतलब हम इसको टच कर सकें, महसूस कर सकें, जिसके बारे में समझ सकें। और ये जैसे सॉलिड है, सॉलिड के जो है पार्टिकल्स बड़े होते हैं, लिक्विड में थोड़े से छोटे होते हैं, जबकि गैस में काफ़ी छोटे होते हैं जो वोलेटाइल के फॉर्म में होते हैं। और इसके अगर हम फिजिकल टाइप में अगर देखें तो इसमें एक प्लाज्मा भी होता है। जैसे अगर हम देखें आयरन, लोहा वगैरह को हीट कर दें अगर ज़्यादा 1500 से 1700 डिग्री सेल्सियस पे, तो प्लाज्मा की तरह हो जाता है। वो भी लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन इधर उधर वो पानी की तरह बहता नहीं है, बल्कि एक ही जगह रहेगा। जैसा हम कह सकते हैं प्लाज्मा के रूप में, जैसे एक ऐसा चीज़ जिसको हम एक ही जगह पे रखें या हिले डोले, लेकिन वो फ्लेक्सिबल ना हो, इधर उधर न टहलने पाए। जैसा अगर हम देखें खखार है तो वो प्लाज्मा की तरह होता है। अगर हम आते हैं केमिकल टाइप पे, तो केमिकल टाइप भी अगर ये है एक होता है प्योर और दूसरा है इम्प्योर, इसको अशुद्ध बोल सकते हैं। यहाँ से ये इम्प्योर है, यहाँ से इसके भी दो पार्ट आते हैं, ये जो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, जो समांग मिश्रण भी समांग कहते हैं। और इसके दो पार्ट हैं, यहाँ है जैसे एलिमेंट है और कंपाउंड है। इसको हम कहेंगे एलिमेंट, और ये है कंपाउंड, ये है कंपाउंड। मतलब हम अब आते हैं किसके ऊपर, अगर हम देखें तो इसके एटम के बारे में। अगर एटम क्या है, हम यहाँ से बात करें किसकी, एटम की। एटम को अगर हिंदी में देखें तो हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परमाणु। परम अणु, मतलब इसको कहा जाता है कि अब इससे छोटा ना हो, लेकिन ये मानना गलत है। इसके भी छोटे पार्ट होते हैं, टुकड़े होते हैं। जैसे अगर हम देखें इसको न्यूक्लियस के फॉर्म में अगर तोड़ा जाए तो ये इसी प्लस चार्ज होते हैं, ये रहा, ये सब सेल के रूप में बटे होते हैं। और जैसे एटम्स को भी हम इसके फॉर्म में तोड़ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसके बाद है न्यूट्रॉन है। इसी को हम फंडामेंटल पार्टिकल भी बोलते हैं।
इसको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। ये एटम्स के ही पार्ट हैं, हिस्से हैं, जिसमें हम इसमें इम्पोर्टेंट ये न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर में अब ये प्लस के चार्ज होते हैं, और ये जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं या न्यूट्रॉन भी होता है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बराबर होता है N+P के, यही न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, और इस न्यूक्लियस में मैं फिर से बोल रहा हूँ कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं। और जबकि एटम, अब हमने कहा था कि एटम का डिफिनीशन बताया जाता है कि सबसे छोटा पार्टिकल, मतलब इसे अब तोड़ा ना जा सके, लेकिन ऐसा नहीं है। एटम्स में, एटम्स के भी छोटे पार्ट में अगर देखें तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और अगर हम एटम की बात करें, यहाँ एटम, तो एटम यानी इसको परमाणु अगर कहें, यह है परमाणु हिंदी में, तो इसको 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है। जबकि इससे भी छोटा इसका पार्ट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को हम 10⁻, इसको नाभिक बोलते हैं हिंदी में, -15 मीटर होता है, जिसको फर्मी बोला जाता है, इसको फर्मी बोला जाता है। और ये इससे, इसी को बताने के लिए रदरफोर्ड का जो है अल्फा स्कैटरिंग एक मॉडल आया था, रदरफोर्ड मॉडल जिसको बोला जाता है। इसमें अगर हम देखें, हम इसको बोला जाता है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने पहली बार अल्फा स्कैटरिंग कराया था, ये सोने की चद्दर को लेकर के, और जिस पे उन्होंने क्या किया था, इसको हम कहेंगे, इसको किससे टेस्ट किया था, तो अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा, इसको बोलेंगे अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग, स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन के द्वारा। इसमें गामा किरणों की बमबारी हुई थी, और इसने किया क्या था कि एक चद्दर को लेकर के, सोने की चद्दर को लेकर के, सपोज करें हम एक सोना का चद्दर है और इसका ये न्यूक्लियस है, और इस पे इन्होंने क्या किया था, इसमें इधर से जो है गामा किरणों की बमबारी कराया था इन्होंने। ये सारे के सारे पार कर जा रहे थे, सारे के सारे पार कर जा रहे थे, यहाँ से साइड से, इधर से। लेकिन इन्होंने पाया इसके जब बीच से, यानी इसके इधर से जब ये डेविएट हो जा रहे थे, ये रे जो क्या हो रहे थे, डेविएट, या एकदम ठीक बीच से क्या करता, रिफ्लेक्ट हो जा रहा था, पुनः वापस आ जा रहा था। तो इन्होंने पाया, इन्होंने कहा कि जो एटम्स हैं, इसकी अधिकांश पार्ट जो है खोखले होते हैं। क्या होता है, इसका अधिकांश पार्ट, इन्होंने बताया था रदरफोर्ड ने, कि जो परमाणु है, जो एटम है, इसका अधिकांश पार्ट क्या है, खोखला है। क्या है, खोखला है। और इस जो इसमें एक जो रे को, जो किरण को पुनः वहां से पार नहीं होने देता था, यानी यहाँ से होकर के रिफ्लेक्ट हो पुनः वापस लौटा देता था, इसको उन्होंने नाभिक बताया। नाभिक का खोज अगर कोई पूछे तो रदरफोर्ड होंगे। तो इन्होंने इसको न्यूक्लियस का आविष्कार, न्यूक्लियस इन्होंने ही बताया था, न्यूक्लियस के बारे में। और उन्होंने बताया था, अब सोचने की बात है कि इसमें ये प्लस चार्ज होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लस पॉजिटिव जो है रे को या अल्फा किरणों को इसके ऊपर बौछार कराया था, बमबारी कराया था। तो सोचने वाली चीज़ है कि अगर पॉजिटिव जाएगा तो ही वहाँ से वापस आएगा, अगर निगेटिव होगा तो वापस नहीं आएगा। तो निश्चित तौर पर इन्होंने न्यूक्लियस में जो बताया था कि इसमें पॉजिटिव प्लस चार्ज होते हैं। और ये सॉलिड होते हैं, इन्होंने ये भी कहा था कि ये सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं।
और इसके बाद ये रदरफोर्ड ने अपना जो है मॉडल को बताया था। इसके बाद एक और आए थे, उनका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन 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 साहब ने, गोल्डस्टीन आए तो इन्होंने रदरफोर्ड के ही मॉडल को उन्होंने देखा कि इसके न्यूक्लियस में क्या है। इन्होंने न्यूक्लियस को उठा के ऐसे देखा और पता किया, तो इन्होंने कहा ये क्या है। तो इसका ये इसको पूछा या बताया, तो इसका नाम जो है यहाँ दिया गया पोट्रॉन। पोट्रॉन पोट्रॉन यहाँ से आता है कि ये पोट्रॉन का नामकरण किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने, जबकि खोजा किसने था, तो गोल्डस्टीन ने। ये गोल्डस्टीन ने ये रदरफोर्ड इतना ही काम करके छोड़ गए थे। इसके बाद ये गोल्डस्टीन ने बताया था इसको कि है क्या, इस पे काम किया, लेकिन नामकरण किया रदरफोर्ड, और खोजा किसने था, तो गोल्डस्टीन ने। खोजा था इसको गोल्डस्टीन ने, जबकि नाम दिया था रदरफोर्ड ने। इसके बाद एक और है चैडविक। चैडविक साहब ने बताया, इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया। इन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन का खोज किया था। इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन का खोज किया था। इसके बाद आए थे जे थॉमसन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन, यानी हम फिर से एक बार आ जाते हैं, इसको ध्यान से देखना होगा। हम देखेंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इसको किसने किसने खोजा था, तो हम यहाँ विचार करेंगे। इसका जो है खोज किसने किया था, और इसके बाद हम देखते हैं, फिर आते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ टोटल यहाँ चार्ज कैसे होते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे इसके मास कितने हैं। यहाँ हम देखेंगे मास, तो हम देखेंगे ये जो इसका इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो ये जे थॉमसन ने किया था, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जे थॉमसन। और ये गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन। इसके बाद है ये चैडविक है, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को निगेटिव बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आवारा कण बताया गया था। अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो यहाँ से फिर से, जैसे हमने कहा था, यहाँ प्लस है, ये है, फिर ये है। इलेक्ट्रॉनों के इन्होंने बताया थे कि रदरफोर्ड का मॉडल जो था, उन्होंने बताया जब किरणों का बमबारी करे तो अधिकांश कणें पार कर जा रही थी, पार करते नहीं, प्लस की चार्ज थे, तो इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज था जो कि पार होने दे रहा था, जबकि बीच में जो क्या था, प्रोटॉन ये पुनः वापस कर दे रहा था। वापस करने से इसका नाम इन्होंने दिया था, चूंकि इसमें न्यूक्लियस में क्या बताया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है, चारों तरफ रहता है, एक सेल में बटा रहता है, जो कि सेल की कहानी मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल इसी पे काम हो। तो ये निगेटिव होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव होते हैं। प्रोटॉन का चार्ज जो है पॉजिटिव होता है, जैसा कि मैं पहले से बता रहा हूँ, प्रोटॉन। और जो न्यूट्रॉन होते हैं इसके कोई चार्ज नहीं होते हैं। जो न्यूट्रॉन है इसमें कोई चार्ज नहीं रहते हैं, इनके पास कोई चार्ज नहीं। और न्यूक्लियस में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर रोटेट करते रहते हैं, जो कि माइनस में होते हैं। और इनकी बात करें हम मास की, तो मास इसका होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो ये होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर हम यही बात करें
न्यूट्रॉन की, तो ये होते हैं 1.664 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर हम देखें इसमें तो सबसे भारी अगर देखें तो न्यूट्रॉन होते हैं, और सबसे हल्का अगर ये देखें तो इसको हम भारी कहेंगे, और ये सबसे हल्का होते हैं। क्या होते हैं? सबसे हल्का होते हैं। क्यों हल्का होते हैं? क्योंकि इसका पावर ही देखेंगे तो माइनस में 31 हो जा रहा है ये, जबकि -27 है, इस वजह से हम इसको कहेंगे। अब हम आते हैं इस पे कि ये एटॉमिक वेट क्या है। हम आते हैं एटॉमिक वेट क्या है। एटॉमिक वेट की बात करें अगर हम, तो एटॉमिक वेट को हम बोले पहले कि ये एटॉमिक एटम का जो ये इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट पहले कन्फ्यूजन हुआ था वैज्ञानिकों में कि भाई एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर को हम कैसे दिखा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर में अगर हम देखें तो ये दोनों की संख्या बराबर होती है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो अगर दोनों की बात करेंगे हम, तो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर है प्रोटॉन को। तो अब यहाँ दुविधा सी बनी थी कि भाई हम किसको दें, एटॉमिक वेट किसको कहा जाए, जबकि एटॉमिक नंबर किसको कहा जाए। तो यहाँ देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है आवारा कण है, ये माइनस चार्ज इधर उधर रोटेट करता रहता है, सेल में क्या करता है, रोटेट करता है, जैसा कि हम लोग इस अल्फा स्कैटरिंग से पता कर चुके हैं। इसमें रे जो है बमबारी से पार हो जा रहा था, अल्फा स्कैटरिंग में गामा किरण जो पार हो जा रही थी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों को कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन अस्थायी नहीं रहते। सपोज कीजिए कि अगर इस तरह अगर सेल में बटे होते हैं, तो जब आगे आएगा मैं डिटेल वहाँ भी बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, पेयर करते हैं, देते लेते रहते हैं, तो इनकी कोई फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं रहते हैं। इसलिए इसको एटॉमिक वेट कहना गलत होगा। तो इसको एटॉमिक वेट में, एटॉमिक वेट की बात करें तो एटॉमिक वेट में एटॉमिक वेट में यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट में अगर देना हो तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ही दिया जाएगा, जो कि एटॉमिक वेट को ए से दिखाना है, यानी ए इज इक्वल टू क्या होगा, n प्लस पी हो जाएगा, n प्लस पी हो जाएगा। जैसा कि अभी मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर एक देना, एटॉमिक नंबर देना इलेक्ट्रॉन को ये गलत होगा, क्योंकि ये निश्चित नहीं है। यहाँ एटॉमिक वेट को दिया गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, ये अस्थायी रहते हैं, ये इसे तोड़ कोई नहीं सकता है, ये जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं ये। अब अगर हम दूसरी सेकेंड बात करें यहाँ एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये होते हैं, जैसे हम देखेंगे पहले ही बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर को हम जेड से दिखाते हैं। ये क्या है, पी है, और ये है ई। तो अगर हम देखें तो यहाँ आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है पी के बराबर है, तो एटॉमिक नंबर को हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर है प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन बराबर है प्रोटॉन के। यहाँ हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर है, यहाँ कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर है किसके, प्रोटॉन के। तो अगर इसकी हम बात करें यहाँ पे, तो एटॉमिक नंबर हम दे सकते हैं जेड को, यानी जेड बराबर क्या है, पी और ई है तब। लेकिन एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में बराबर है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और ये सब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं, तो एटॉमिक नंबर भी उसी को माना गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होते हैं। यहाँ क्या क्या होता है, तो यहाँ होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ अगर हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो न्यूट्रॉन की तो नहीं, अगर हम इलेक्ट्रॉन की भी बात हुई थी तो हम अभी बता रहे थे कि यहाँ जो न्यूट्रॉन है
इसमें जो P प्लस N होते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ भी है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जेड और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर नहीं हो सकते, जबकि ये बराबर हैं। ये एटॉमिक नंबर बराबर है प्रोटॉन के, यानी प्रोटॉन बराबर है इलेक्ट्रॉन के। यहाँ हम एक देख सकते हैं ऐसे, अगर कोई पूछे कि आर्गन के एटॉमिक नंबर 40 है और वेट कितना है 40 है, तो हमको पता है कि वेट में क्या होता है। अभी मैंने बताया एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट में क्या क्या हो सकता है, तो एटॉमिक वेट में हो सकता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ हो सकता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसी को वेट माना गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देना गलत माना जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अस्थायी नहीं रह पाते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्थायी रहते हैं, जहाँ रहेंगे वहीं रहेंगे। तो इसीलिए इसमें क्या है कि अगर एटॉमिक वेट की बात करें तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अस्थायी रहते हैं, इसलिए वेट की बात यहाँ से किया गया था, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहेंगे। और इसका 40 है, तो इसमें कोई पूछे कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉनों की संख्या हम कह सकते हैं, अब हमको पहले से भी पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी बराबर है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर है प्रोटॉन की, तो निश्चित तौर पे ये नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा नंबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, जबकि ये क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वेट हो जाएगा। तो वेट में होता क्या है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है। वेट क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो हमको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर। तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ 18 कर देते हैं, और बचा कितना, न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन को हम संख्या 22 कर देते हैं। अगर ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि एटॉमिक वेट में इलेक्ट्रॉन को देना गलत माना जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अस्थायी नाभिक में, न्यूक्लियस में नहीं रहते, ये चक्कर काटते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। इस वजह से इसको एटॉमिक नंबर न दे करके इनको एटॉमिक वेट में दिया गया, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो बता रखा हमने P प्लस N, ये दोनों अस्थायी रहते हैं, इसको कोई हटा नहीं, जबकि इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते रहता है, माइनस का चार्ज होता है, रोटेट करते रहता है। तो इस वजह से इसको हम एटॉमिक वेट बोलेंगे, जहाँ कि हमको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं प्रोटॉन के। तो अगर हम देखें तो एटॉमिक वेट की बात करेंगे तो P प्लस N पे बात करेंगे, जहाँ की प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, तो यहाँ इसकी 18 संख्या और इसको 22 कर देंगे, दोनों मिला के 40 हो जाएगा। तो अगर इसमें कोई पूछे, तो अगर यहाँ हम पूछे अगर कोई कि P कितने हैं,